वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th इकोनॉमिक्स चैप्टर 3 मनी एंड क्रेडिट। तो मनी एंड क्रेडिट से क्या मतलब है? पैसे और जो भी उधार, क्रेडिट मीन्स उधार वगैरह जो भी लेन देन होता है उससे रिलेटेड, ये सारी से रिलेटेड टॉपिक्स के बारे में हम इस पूरे चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे कि मतलब पहले किस तरह के पैसों का यूज़ किया जाता था, मनी का यूज़ किया जाता था, या क्या स्ट्रक्चर थे मनी के। ठीक है, क्योंकि मनी एक ऐसा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है जिसको कि हर कोई जानना चाहता है काफ़ी ज़्यादा क्यूरोसिटी के साथ। ठीक है, कि पहले क्या होता था, हमारे हिस्ट्री में मनी का क्या लुक था, वो कैसे दिखते थे, या उसके पीछे क्या इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ वगैरह हैं। तो ये एक तरह से यहाँ पे पूरे चैप्टर में यहाँ पे क्यूरोसिटी ले आता है कि हर कोई इस चीज़ को जानने के लिए काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाने लगता है। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं, हम चैप्टर को थोड़ा डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो पहला टॉपिक है हमारा मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। इट मीन्स कि मनी को यहाँ पे क्या माना जा रहा है? साधन, मीडियम माना जा रहा है, साधन माना जा रहा है। ठीक है, जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, जिसके माध्यम से हम पैसे के माध्यम से हम एक्सचेंज करते हैं, किसी तरह का लेन देन या किसी सामान का ख़रीदना हुआ तो हम पैसा दे करके क्या करते हैं, उस सामान को ले लेते हैं, तो एक्सचेंज करते हैं। तो पैसा एक ऐसा माध्यम है, एक ऐसा जरिया है जिसकी वजह से हम क्या करते हैं, किसी भी तरह का एक्सचेंज करने में पॉसिबल या सामर्थ्य होते हैं। ठीक है, तो मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज के बारे में थोड़ा डिटेल में जानते हैं हम। द यूज़ ऑफ मनी स्पैन अ वेरी लार्ज पार्ट ऑफ आवर डेली लाइफ। देखिए, पैसों का जो भी हमारा यूज़ होता है, ठीक है, जो हमारे डेली लाइफ में ये बहुत बड़ा पार्ट जो है कि हम अपने दिन भर में किसी भी काम को, अगर हमें अपने लाइफ में किसी भी तरह का काम करना है तो उसके लिए हमें पैसा चाहिए ही चाहिए। इवन दो हमें खाना खाना है, हमें कपड़ा पहनना है, हमें नया कपड़ा लेना है, तो उसके लिए भी हमको मनी की रिक्वायरमेंट है। बिकॉज आज के समय में हर तरफ हर काम के लिए पैसे की रिक्वायरमेंट होती है। बिना पैसे के आप यहाँ से वहाँ भी नहीं ट्रैवल कर सकते, उसके लिए भी आपको पैसे की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है। ठीक है, look around you and you would easily be able to identify several transactions involving money in any single day। आप अपने आसपास भी देखो तो आपको ये आसानी से जानने में काफ़ी आसानी होगी कि जो भी जिस तरह के भी ट्रांजैक्शंस होते हैं, ठीक है, चाहे आप कोई टॉफ़ी खरीदो, चाहे आप कोई बुक खरीदो, चाहे आप कोई कपड़े खरीदो, चाहे आप कुछ खाने पीने का सामान खरीदो, इवन दो आप कुछ चैरिटी भी करते हो, तो क्या होता है कि वहाँ पे आपको ट्रांजैक्शंस में मनी इन्वॉल्व दिखेगा। अपने एक सिंगल डे में आप कई तरह के ऐसे ट्रांजैक्शंस को देख लोगे अपने चारों ओर जो कि हो रहे हैं, जिसमें कि पैसे की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, कैन यू मेक अ लिस्ट ऑफ दिस? क्या आप उन चीज़ों की लिस्ट बना सकते हो? इन मेनी ऑफ दिस ट्रांजेक्शन गुड आर बीइंग बॉट एंड सोल्ड विथ यूज़ ऑफ मनी। बहुत सारे जो लिस्ट आप बनाओगे, ठीक है, उस सिंगल दिन में जो भी आपने देखा, जो भी आपने नोट डाउन किया, उस लिस्ट के अंदर देखोगे आप कि बहुत सारे ट्रांजेक्शन ऐसे होंगे जिसमें गुड्स को क्या किया जा रहा है, या तो खरीदा जा रहा है, बॉट किया जा रहा है, या तो बेचा जा रहा है। किसका यूज़ करके? मनी का यूज़ करके। अगर आप खरीदोगे तो आपको पैसा देना पड़ेगा, और अगर आप बेच रहे हो तो आपको पैसा मिलेगा। इन सम ऑफ दीज ट्रांजेक्शन सर्विस आर बीइंग एक्सचेंज विथ मनी। इन तरह के जो भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं या जो भी सर्विसेज होती हैं वो कैसे एक्सचेंज होती हैं? मनी के थ्रू एक्सचेंज होती है। ठीक है, अगर कोई शूज़ बनाने वाला है, कॉबलर मैन है, ठीक है, तो वो आपको क्या कर रहा है? सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। उसके बदले आप क्या दोगे उनको? पैसा दोगे। तो किसके थ्रू हो रहा है वो? पैसे का एक्सचेंज होके। आप अपना जूता लेके जाओगे, पैसा लेके जाओगे, तो आप उसको पैसा दोगे तो वो आपके शूज़ को बनाएगा। तो वो क्या हो गया? एक तरह से आपको सर्विस भी दे रहा है और पैसा वो आपसे ले रहा है। For some there might not be actual transfer of money taking place now but a promise to pay money later। पर ऐसा क्या है कि यहाँ पे ऐसी भी संभावना होती है कि यहाँ पे हम
एक्चुअल मनी का ट्रांसफ़र नहीं करते उस वक्त जहाँ पे हम कोई चीज़ कर रहे हैं या ले रहे हैं, ठीक है, कोई सामान ले रहे हैं या हम कुछ कर रहे हैं, तो उस ज़रूरी नहीं है कि उस समय हम एक एक्चुअल ट्रांसफ़र करें मनी का उसी प्लेस पे जहाँ पे हम किसी चीज़ को ले रहे हैं। हाँ, वहाँ हम प्रॉमिस भी कर देते हैं कि हम उसको बाद में पे करेंगे, टू पे मनी लेटर, ठीक है। क्योंकि देखिए, आप किसी शॉप पे जाते हो, कहीं किराने के स्टोर पे चले जाओ, तो देखोगे ना आपकी बहुत से लोग अपना खाता बनवा के रखते हैं वहाँ पे। महीने भर कोई भी सामान लेके जाते हैं और वो वहाँ पे पेमेंट नहीं करते उन चीज़ों का। जो भी आएंगे वो भी ले जाएंगे, जो सामान उनको चाहिए होगी उस सारी चीज़ें वो वहाँ से ले जाएंगे, पर उसका उस वक्त तुरंत पेमेंट नहीं करते। हाँ, महीने के लास्ट में पे करते। तो कहने का मतलब कि वो प्रॉमिस रहता है उनका एक तरह से कि वो महीने के लास्ट में वहाँ पे वो पे करेंगे। तो वो महीने के लास्ट में उस चीज़ को जितना भी टोटल अमाउंट हुआ रहेगा, जो कुछ भी उन्होंने लिया, वो सारी चीज़ों के लिए वो उसको बाद में पे करेंगे। तो कहने का मतलब यहाँ पे एक तरह से ये दिखा रहा है कि यहाँ पे क्रेडिट की भी फैसिलिटी है, मीन्स उधार देने की भी फैसिलिटी है। आप सामान ले सकते हो। देखिए, हर कोई ये चीज़ें अवेलेबल नहीं कराता अपनी शॉप पे, बट मोस्टली या जनरली आपको किराने के स्टोर पे ये सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। अब तो मान लीजिए धीरे धीरे बिजनेस में भी ऐसा होने लगा है, लेकिन बहुत रिस्क होता है इसमें। ज़रूरी नहीं है कि सामने वाला पार्टी आपको आके पे करेगा ही, लेकिन ऐसी फैसिलिटीज़ भी अवेलेबल है जहाँ पे आपको तुरंत पैसा नहीं देना है, बट आप सामान ले सकते हो। आप उसको प्रॉमिस करोगे कि आप उसको पे करोगे बाद में, ठीक है। हैव यू एवर वंडर्ड वाई ट्रांजेक्शन आर मेड इन मनी? आपने कभी ये सोचा है कि क्यों ट्रांजैक्शन जो है वो मनी के थ्रू किया जाता है? द रीज़न इज़ सिंपल, अ पर्सन होल्डिंग अ मनी कैन ईजिली एक्सचेंज इट फॉर एनी कमोडिटी और सर्विसेज। देखिए, रीज़न इसका सिंपल है कि जो भी पर्सन जिसके भी पास पैसा है, ठीक है, वो ईजिली किसी भी चीज़ को या किसी भी कमोडिटी या किसी भी सामान का वो एक्सचेंज कर सकता है, ईजिली किसी भी सर्विस का एक्सचेंज कर सकता है, जो भी वो चाहता है, चाहे वो ही हो शी हो, जो भी वो चाहता है, ठीक है। पहले क्या होता था? पहले बार्टर सिस्टम चला करता था। पहले आपको सामान के बदले सामान मिलता था। तो ये ज़रूरी तो नहीं है ना कि अगर आपके 1 किलो वीट का जो प्राइस है वो एक कपड़े का प्राइस हो, नहीं ना। या तो वीट का प्राइस ज़्यादा होगा या तो कपड़े का प्राइस ज़्यादा होगा। तो जिसको जो कपड़ा बेच रहा है, अगर उसको वीट की ज़रूरत है, तो वो ये तो नहीं कहेगा ना कि भाई मैं आपको 1 जोड़ी कपड़ा दे रहा हूँ, आप मुझे 2 किलो वीट दे दो। तो ऐसा पॉसिबल तो है नहीं कि आप कपड़े के दाम से आप वीट के दाम को तुलना कर लो। तो इसलिए ये यहाँ पे पैसे का ट्रांजैक्शन, पैसे का यूज़ ट्रांजैक्शन में करना जो है वो काफ़ी ज़्यादा सिंपल और इजी माना गया, ठीक है। तो जो भी पर्सन जिसके पास भी पैसे होते हैं वो इजीली किसी भी कमोडिटी को, किसी भी सर्विस को इजीली एक्सचेंज कर लेता है, जो भी वो चाहता है, ठीक है। Does everyone prefer to receive a payment in money? और हर कोई जो है वो ये प्रेफर करता है कि वो पैसा जो है, पेमेंट जो है वो मनी का रिसीव करे, ठीक है। एंड देन एक्सचेंज द मनी फॉर थिंग्स, और उसके बाद ही जो है उस मनी का वो चीज़ों में वो एक्सचेंज करे, जो भी वो चाहता है, ठीक। टेक द केस ऑफ ए शू मैन्युफैक्चरर। तो एक एग्जांपल ले लीजिए, आप एक केस ले लीजिए जहाँ पे एक शू मैन्युफैक्चरर है जो जूता बनाता है। ही वॉन्ट टू सेल शूज़ इन द मार्केट एंड बाय वीट। वो चाहता है कि वो अपने जूतों को मार्केट में बेचे और फिर वीट खरीदे। द शू मैन्युफैक्चरर विल फर्स्ट एक्सचेंज शू। तो इसके लिए देखो, जो जूता बनाने वाला मैन है, जो भी शू मैन्युफैक्चरर है, उसको वीट की ज़रूरत है और वो जूता बनाता है। तो पहले उसको क्या करना पड़ेगा? पहले उसको एक्सचेंज करना होगा अपने शूज़ को। देन ही हैज़ प्रोड्यूस फॉर मनी, जो कि उसने, जिससे कि उसको क्या प्रोड्यूस होगा? मनी प्रोड्यूस होगा। एंड देन एक्सचेंज द मनी फॉर वीट, और उसके बाद उस पैसे को जिसको कि उसने शूज़ बेच के प्रोड्यूस किया, उसके बाद वो क्या करेगा? वो उस मनी को एक्सचेंज करेगा फॉर वीट के लिए, ठीक। इमेजिन हाउ मच मोर difficult it would be if the shoes manufacturer had to directly exchange shoes for wheat without the use of money। तो आप ये इमेजिन करो कि ये कितना मुश्किल होगा अगर एक शू मैन्युफैक्चरर डायरेक्टली एक्सचेंज करे अपने शूज़ को वीट से,
ठीक है, बिना किसी यूज़ ऑफ मनी के, बिना पैसों का यूज़ किए हुए। अब शूज़ मैन्युफैक्चरर जाएगा वीट वाले के पास, कहेगा भैया एक जोड़ी जूते ले लो, मुझे 1 किलो वीट दे दो, तो क्या ये सही है? शूज़ का हो सकता है कि वो 1000 से ऊपर का शूज़ हो और वीट आपका 1 किलो सिर्फ आई थिंक 25-30 के अराउंड होगा, हो सकता है। मान लीजिए एक एग्जांपल ले लीजिए कि वीट का प्राइस 30 के अराउंड है, तो क्या 1000 का जूता दे करके वो वीट लेता है, तो क्या वो सही है? नहीं ना। तो इसलिए मनी की रिक्वायरमेंट पड़ी ताकि हर कमोडिटी का, हर सर्विस का प्राइस फिक्स किया जा सके और हर कोई को इक्वल मिले। ठीक है, ये नहीं कि वो ज़्यादा पैसे का चीज़ ले गया, हमको कम का चीज़, तो ये सारी चीज़ें डिस्क्रिमिनेशंस वगैरह जो है वो कम हो। ताकि he would have to look for a wheat growing farmer who not only want to sell wheat but also we want to buy shoes in exchange। और साथ ही साथ उसको ये भी देखना होगा कि जो फार्मर वीट उगाता है, ठीक है, जो भी फार्मर वीट उगा रहा है उसको केवल अपने जिसको सिर्फ ये नहीं है कि अपने वीट को सेल करना है, उसके साथ साथ उसको ये भी इच्छा हो कि उसको उसके बदले में, वीट के बदले में शूज़ की ज़रूरत हो। कहने का मतलब ऐसे फार्मर को ढूंढना पड़ेगा जिसको कि अपने वीट तो बेचना है लेकिन उसके बदले में उसको जूतों की ज़रूरत हो। और ऐसा तो पॉसिबल है नहीं कि आप ऐसे इंसान को ढूंढ पाओ जिसको वीट को बेचना भी हो और जूते भी चाहिए हो। तो इसलिए ये काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता था उस टाइम में। दैट इज़ बोथ पार्टी हैव टू एग्री टू सेल एंड बाय ईच अदर कमोडिटी, कि ये पॉसिबल हो दोनों पार्टी के बीच में, जो लेने वाला है जो देने वाला है उसके बीच में ये एग्री हो कि हाँ उसको यही चीज़ बेचना है और उसको यही चीज़ खरीदना है। तो ये ज़रूरी नहीं होता था। अब देखिए ये शू मैन है, ये जो शू मैन है वो क्या कर रहा है, आई विल गिव यू शू फॉर वीट। ये क्या कर रहा है कि हम तुमको जूते दे देंगे वीट के बदले में, ठीक। और ये जो वीट मैन है वो क्या कर रहा है, आई डोंट नीड शूज़ आई नीड क्लोथ्स। उसने क्या कहा, अब ये पॉसिबल तो है नहीं कि ये वीट वाला जो मैन है उसको भी जूते की ज़रूरत हो सकता है उसको कपड़े की ज़रूरत होगी। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे डिफरेंसेस आ जाते थे। ज़रूरी नहीं होता था कि दोनों पार्टी एक टर्म पे या एक बात पे एग्री करे कि हाँ उनको भी यही चाहिए, उनको भी यही बेचना है। तो ये थोड़ा सा यहाँ पे डिफ़िकल्टीज आती थी। अब देखिए ये जो पर्सन है ये क्या बोल रहा है, जो मिट्टी का सामान बनाते हैं वो एक आदमी है, वो ये क्या कर रहा है, आई वॉन्ट शूज़ बट आई डोंट हैव वीट। इसको जूते चाहिए पर इसके पास वीट नहीं है। तो यहाँ पॉसिबिलिटी क्या हुई कि इतने लोग हैं जिनको अलग अलग चीज़ों की ज़रूरत है, पर ये ज़रूरी नहीं होता कि जिसको वही चीज़ की ज़रूरत हो जो हमें बेचना है। तो यहाँ पे क्या हो जाता था, ये सीन, ये पूरा केस जो बनता था वो डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट बन जाता था। तो इसलिए इसको क्या कहा जाता था, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स, ठीक है। जहाँ पे ये होता था कि जूते वाले को वीट चाहिए और वीट वाले को शूज़ चाहिए, तो यहाँ पे आ जाती थी दिक्कत। What a person desire to sell it is exactly what the other wishes to buy। देखो एक पर्सन को जो भी डिज़ायर करता है, जो भी उसकी इच्छा है कि वो सेल करे, ये ज़रूरी नहीं कि एग्जैक्टली दूसरे वाले की यही विश हो कि वो बाय करे। जैसा कि मैंने आपको बताया ना कि अगर मुझे कुछ चाहिए तो ज़रूरी नहीं है कि वो सामने वाले को वही चीज़ बेचना हो सकता है वो कुछ और बेचने वाला हो। तो कहने का मतलब ये एग्जैक्टली ये नहीं होता था कि जो मेरी डिज़ायर है वही सामने वाले की विश है बाय करना। इन अ बार्टर सिस्टम वेयर गुड्स आर डायरेक्टली एक्सचेंज विदाउट द यूज़ ऑफ मनी। देखिए जैसे मैंने बताया ना कि पहले जब पैसा नहीं था, ठीक है, हमारे देश में जब पैसे का इन्वेंशन नहीं हुआ था उस वक्त क्या होता था, बार्टर सिस्टम चलता था। जब सामान दे करके दूसरा सामान लिया जाता था, सामान के बदले सामान का एक्सचेंज होता था। वहाँ पे गुड्स को डायरेक्टली एक्सचेंज किया जाता था बिना किसी पैसे का यूज़ किए हुए। डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट इज़ एन एसेंशियल फीचर। तो उस वक्त जो था ये डबल कोइंसिडेंस होने का, जो वांट्स का जो डबल कोइंसिडेंस होता था वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट फीचर्स था। कहने का मतलब उस टाइम में जब बार्टर सिस्टम चलता था,
ज़्यादातर ऐसी पॉसिबिलिटीज़ हो जाती थी कि जो मेरे पास है, मैं जो बेचना चाहती हूँ सामने वाले को, और उससे जो चाहती हूँ वो उसके पास ना हो, वो तीसरे इंसान के पास हो, और जो तीसरे इंसान को चाहिए वो सेकंड वाले इंसान के पास हो। तो ये कोइंसिडेंस वाला चक्कर हो जाता था, संयोग बन जाता था। In contrast, in an economy where money is in use, money by providing the crucial intermediate step eliminate the need for double coincidence of want. जब हमारी इकोनॉमी में मनी का यूज़ हुआ, ठीक है, तो मनी ने ये हमें प्रोवाइड किया एक क्रूशियल इंटरमीडिएट स्टेप, मीन्स कि बीच में एक जो डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट था उसके जो नीड थी, ठीक है, उसको वो क्या किया, एलिमिनेट कर दिया, धीरे धीरे ख़त्म कर दिया, और वो एक क्रूशियल इंटरमीडिएट का रूप बीच में ले लिया। जो एक खरीदने वाला, जो एक बेचने वाला, उसके बीच में ये इंटरमीडिएट बन गया, बीच का इंसान जिसको कहते हैं इंटरमीडिएट, वो बन गया। वो कौन, मनी, हमारी इकोनॉमी के अंदर। और साथ ही साथ जो ये डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट था उसको वो धीरे धीरे ख़त्म कर दिया। इट इज़ नो लॉन्गर नेसेसरी फॉर द शू मैन्युफैक्चर, तो ये अब लंबे समय के लिए ज़रूरी नहीं था शू मैन्युफैक्चरर के लिए कि उसको ये देखना हो, टू लुक फॉर अ फार्मर, उस फार्मर को ढूंढना पड़े जो कि वो बाय करेगा उसके जूतों को उसी सेम टाइम पे और सेल करेगा उनको वीट, ठीक है। तो वो कहने का मतलब कि अब ये जो पैसा था वो इंटरमीडिएट का एक काम करने लगा लोगों के बीच में, और लोगों के लिए काफ़ी इजी कर दिया कि वो धीरे से अपना जो भी वो चाहते हैं वो इजीली ख़रीद लें, इजीली बेच लें। उनको किसी को ढूंढना न पड़े कि ऐसा पर्सन ढूंढे जो उनकी चीज़ों को खरीदे और उनकी चीज़ों को बेचे। ऑल ही हैज़ टू डू इज़ फाइंड अ बायर फॉर हिज शू, बस उसको क्या करना होगा, अपने जूतों को बेचने के लिए जूतों की जिसको ज़रूरत है वो उस बायर को, उस खरीदार को ढूंढना होगा कि जो उसके शूज़ को खरीदे। ये नहीं, ऐसे इंसान को नहीं ढूंढना होगा जो उसको वीट दे, ठीक है। वंस ही हैज़ एक्सचेंज हिज शू फॉर मनी, एक बार जब वो अपने जूतों को मनी के लिए एक्सचेंज कर लेगा, ही कैन परचेज वीट और एनी अदर कमोडिटीज़ इन द मार्केट, और जैसे ही वो पैसों के लिए अपने जूते को एक्सचेंज करेगा और पैसा पाएगा तो वो ईज़िली अपने मार्केट में जा कर के वो उस वीट को या कोई और कमोडिटी और भी चीज़ें जो होंगी जो उसको ज़रूरत होगी वो मार्केट से वो ईज़िली ख़रीद लेगा। सिंस मनी एक्ट एज एन इंटरमीडिएट इन द एक्सचेंज प्रोसेस, तो तब से जो है हमारा मनी जो है वो एक्ट करने लगा एक इंटरमीडिएट की तरह, ठीक है, जो कि एक्सचेंज प्रोसेस के अंदर काम करने लगा, जैसे कि बीच का व्यक्ति या मध्यवर्ती कहते हैं ना। इसलिए पैसे को क्या कहा गया, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, एक्सचेंज का, लेन देन का जो एक माध्यम बन गया हमारा पैसा, ठीक है। मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी, देखिए अब पैसा क्या है, अब पैसे का जो मॉडर्न फॉर्म आया, पहले कैसा पैसा चलता था, अब कैसा पैसा चलता है, उसमें काफ़ी डिफरेंस है। पहले के टाइम में काफ़ी अलग अलग तरीके के कॉइन्स चलते थे, ठीक है। पहले ये 1 रुपये 2 रुपये के सिक्के या नोट नहीं चला करते थे। देखिए यहाँ पे आपका बगल में दिया हुआ है, यहाँ पे अलग अलग तरीके के आपको सिक्के दिखाए गए हैं। ये देखिए, एक ये है अर्ली पंच मार्क कॉइन, मे बी 2500 ईयर ओल्ड, 2500 साल पुराना ये है अर्ली पंच मार्क कॉइन, जो कि किसने बनाया था, ये एक डॉक्यूमेंटेड कॉइनेस था जो कि इशू किया गया था बिटवीन 7 to 6 सेंचुरी के अंदर, जहाँ पे 1st सेंचुरी AD के अंदर किया गया था, ठीक है। तो ये एक मतलब समझ लीजिए कि बहुत पुराना, जब 2500 साल पीछे आप जाइए तब ये सिक्के चला करते थे। फिर एक ये था गुप्त कॉइन, ठीक है, ये 2nd नंबर पे था हमारा गुप्ता कॉइन्स, ठीक है। तो ये जो कॉइन था हमारा, ये किसने बनाया था, समुद्रगुप्ता ने बनाया था, ठीक है, जिसको कि हम गुप्ता कॉइन को हम एक और नाम से जाना करते थे, दिनार्स नाम से, जिसको कि इशू किया गया था एम्परर ऑफ गुप्त डेस्टिनी के थ्रू, ठीक है। तो कहने का मतलब पहले के जो राजा रहे थे अपने अपने समय में अलग अलग तरीके का वहाँ पे वो निकाला करते थे। फिर आया उसके बाद तुगलक कॉइन, इसके बारे में तो आपने अपने हिस्ट्री में पढ़ा भी होगा, तुगलक कॉइन के बारे में। ये हमारे उन्होंने बनाया था दिल्ली सल्तनत, तुगलक मोहम्मद बिन
हाँ, मोहम्मद बिन तुगलक ने बनाया था, ये इंट्रोड्यूस किया था। कॉपर का था ये कॉइन जो था हमारा, वो कॉपर करेंसी था। ठीक है, जब हमारे गोल्ड और सिल्वर की वो शॉर्टेज हो गई थी उस टाइम में, तब यहाँ पे ये कॉपर की करेंसी निकाली थी इन्होंने, और ये उतनी ही वैल्यू होती थी जितनी गोल्ड और सिल्वर कॉइन की होती थी। और ये 14th सेंचुरी के अंदर निकाला गया था। कब निकाला गया था? 14th सेंचुरी के अंदर निकाला गया था इस तुगलक कॉइन को। ठीक है, फिर आया गोल्ड मोहर फ्रॉम अकबर रीजन। फिर अकबर रीजन, गोल्ड मोहर फ्रॉम अकबर रीजन, ये जो हमारे शेर शाह पुरी जो थे उन्होंने ये निकाला था बिटवीन 1942 या फिर 1945 के बीच में निकाला था। और इसका एक सिक्के का जो वजन था वो 10.71 ग्राम गोल्ड था। एक सिक्का जो था वो हमारा 10.71 ग्राम गोल्ड के इक्वल था, इतना था इसका। ठीक, तो कहने का मतलब हर राजा अपने हिसाब से अपने टाइम में निकाला करते थे। फिर आया हमारा ये मॉडर्न कॉइन, जिसको कि हमारे आज़ादी के बाद बनाया गया था, और इसको हमारे आफ्टर इंडिपेंडेंस इशू किया गया था। तो ये मॉडर्न फॉर्म मीन्स आधुनिक टाइम का ये जो सिक्का बनाया गया, जो अब हमें धीरे धीरे देखने को मिलता है, जो हमें हमारे समय में चलता है, ये क्या है? मॉडर्न फॉर्म है। ठीक है, आधुनिक रूप है हमारे पैसों का। ठीक, तो जो जिस तरीके से लोग राजा लोग अपना छोड़ के गए हैं, उसके बाद धीरे 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 जो है हमारा ये स्टार्ट हुआ। तो अब हम मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी जो है हम अपने नेक्स्ट वीडियो के पार्ट के अंदर डिस्कस करेंगे। तो आपको इससे रिलेटेड पीछे जो भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया उससे रिलेटेड कोई भी इशू होगी तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच, वी विल कंटिन्यू इन नेक्स्ट पार्ट।